Good morning, you all. Today we will discuss agriculture, chapter 5 geography. So agriculture में फर्स्ट ऑफ ऑल ये एग्रीकल्चर जो वर्ड जो है आपका लैटिन वर्ड है। लैटिन एक लैंग्वेज, प्रेजेंट में इसका ऐसा एग्जिस्टेंस है नहीं, फिर भी वाटिकन कंट्री जो है, वाटिकन सिटी जो है, वहाँ पर आपका ये एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। जो भी हो, पास्ट में इस लैंग्वेज का इम्पोर्टेंस था। तो लैटिन लैंग्वेज में एग्रीकल्चर जो वर्ड का अगर हम इसका सिलेबल को ब्रेक करेंगे तो एजर का मतलब होता है आपका फील्ड, दैट मीन्स जमीन, खेती का जमीन। एंड कल्चरा का मतलब होता है कल्टीवेट करना, टू कल्टीवेट, दैट मीन्स खेती करना, दैट मीन्स खेती करने के लिए जमीन को तैयार करना। ये होता है आपका एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर का एक्चुअल डेफिनेशन अगर आपको लिखना होगा तो सिंपल इतना ही लिखेंगे, ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स एंड रेयरिंग ऑफ एनिमल्स। दैट मीन्स ये लैटिन वर्ड एजर एंड कल्चरा, ये एक इसका सोर्स वर्ड है। दैट मीन्स वर्ड का जो कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ, सोर्स वर्ड बोलो या तो इसका रूट वर्ड बोलो, इसका ये मतलब हुआ। और एग्रीकल्चर का अगर डेफिनेशन देना होगा तो प्रेजेंट में यही होगा कि ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स एंड रेयरिंग ऑफ एनिमल्स। दैट मीन्स यहाँ पर खेती करना भी एग्रीकल्चर है, साथ साथ एनिमल, दैट मीन्स यहाँ पर पशु पालन करना, मीट के लिए, मिल्क के लिए, स्किन के लिए, एसेट्रा। तो ये भी आपका एग्रीकल्चर है। दैट मीन्स खेती करना साथ साथ पशुपालन करना, ये दोनों ही एग्रीकल्चर है। और प्रेजेंट में अगर आप डेफिनेशन लिखेंगे एग्रीकल्चर का तो सिंपल इतना ही लिखेंगे, ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स। अगर वर्ल्ड में देखेंगे हम लोग, वर्ल्ड का टोटल पॉपुलेशन का अप्रोक्स 50% पॉपुलेशन अभी भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी पर डिपेंडेंट है। दैट मीन्स कोई किसान है तो कोई दूसरे का ज़मीन पर आपका खेत में काम करते, और इसी तरह से आपका एग्रीकल्चरल एक्टिविटी पर लोगों का 50% पीपल का अभी भी वर्ल्ड में जीवन चलता है इसी तरह से। और इंडिया का बात करेंगे, इंडिया का 2/3 पॉपुलेशन जो है आपका अभी भी एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। दैट मीन्स अप्रोक्स 66-67% का आसपास इंडिया का पॉपुलेशन अभी भी एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड है। नाउ फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को इन्फ्लुएंस करने वाला फैक्टर कौन कौन सा है? तो वो है आपका नंबर 1 क्लाइमेट। दैट मीन्स एग्रीकल्चर ऐसा ही एरिया में आपका एग्रीकल्चरल कल्टीवेशन सक्सेसफुल रहेगा जिस एरिया में रेनफॉल भी सफिशिएंट हो और सनलाइट भी सफिशिएंट हो। दैट मीन्स प्लांट का ग्रोथ में अगर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो रेनफॉल करता है, सनलाइट करते हैं, क्योंकि यही चीज़ है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो इसीलिए जिस एरिया में सफिशिएंट रेनफॉल, सफिशिएंट सनलाइट हो, उस एरिया में आपका एग्रीकल्चर राउंड द ईयर, दैट मीन्स थ्रू आउट द ईयर पॉसिबल होगा। और ऐसा एरिया है जनरली इक्वेटोरियल एरिया एंड ट्रॉपिकल एरिया। इक्वेटोरियल एंड ट्रॉपिकल एरिया में एग्रीकल्चर पॉसिबल है थ्रू आउट द ईयर। इसका कारण यही है क्योंकि इस एरिया में सफिशिएंट रेनफॉल है और सफिशिएंट सनलाइट भी है, क्योंकि सन का पोजीशन अर्थ का रोटेशन एंड रिवोल्यूशन के कारण जो सन का पोजीशन जो चेंज होता है, जनरली ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसी 2 लैटिट्यूड का बिटवीन्स में होता है। और इसीलिए ये एरिया ज़्यादा सनलाइट भी रिसीव करते हैं, और ज़्यादा सनलाइट रिसीव करते हैं तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी बढ़ जाता है, और रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ता है तो रेनफॉल भी वहाँ पर ज़्यादा होता है। ओके, इसीलिए इक्वेटोरियल एरिया और ट्रॉपिकल एरिया में ज़्यादा आपका एग्रीकल्चरल कल्टीवेशन सक्सेसफुल है और थ्रू आउट द ईयर। इसके बाद रिलीफ फीचर, रिलीफ फीचर का मतलब होता है लैंड का फिजिकल स्ट्रक्चर, ज़मीन का जो बनावट कैसा है। जैसे कि प्लेन एरिया जो होगा एक लेवल एरिया है, और हिली एरिया है वो एक स्लोपिंग एरिया है। तो प्लेन एरिया जो होगा लेवल एरिया है, इसीलिए लेवल एरिया होने के कारण यहाँ पर वाटर भी स्टे करता है, जबकि हिली एरिया में वाटर स्टे नहीं करता है क्योंकि वो स्लोपिंग है। तो वाटर आपका इजीली डाउनवर्ड फ्लो होता है, इसके कारण वहाँ पर ज़्यादा इरोजन भी होता है। जबकि आपका प्लेन एरिया में जितना भी इरोडेड मटेरियल है, हिली एरिया में जो इरोजन जो कराया वो मटेरियल लेकर के डेपोजिट कर देते हैं आपका
प्लेन एरिया में, इसीलिए प्लेन एरिया ज़्यादा फर्टाइल भी होता है और ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के लिए ये ईजी भी रहता है। तो एग्रीकल्चर ज़्यादा सक्सेस है आपका प्लेन एरिया में। दैट मीन्स रिलीफ फीचर भी यहाँ इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं एग्रीकल्चर सक्सेस होने में। इसी तरह से सोइल का बात करते हैं तो डिफरेंट टाइप का सोइल में डिफरेंट टाइप का आपका क्रॉप ग्रो कर सकते हैं। दैट मीन्स डिफरेंट टाइप का जो प्लांट होगा उसका मिनरल्स, दैट मीन्स उसका न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट अलग अलग होते हैं। तो इसीलिए अलग अलग टाइप का सोइल में अलग अलग टाइप का क्रॉप ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि राइस ग्रो करते हैं जनरली आपका एलुवियल सोइल में, और कॉटन ग्रो होता है बहुत अच्छे से ब्लैक सोइल में। इसी तरह से आपका सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर देखेंगे। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर में मार्केट भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जहां हम लोग खेती कर रहे हैं तो आसपास में अगर अच्छा मार्केट होगा तो डेफिनेटली उस एरिया में लोग खेती करना चाहेंगे और एग्रीकल्चर वहाँ सक्सेसफुल रहेगा। गवर्नमेंट का पॉलिसी भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। गवर्नमेंट का पॉलिसी पॉजिटिव है एग्रीकल्चर के प्रति, फार्मर्स के प्रति, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट के द्वारा डिफरेंट फैसिलिटीज़ वगैरह मिलेगा तो एग्रीकल्चर सक्सेसफुल रहेगा। इसी तरह से टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट क्या है, दैट इज प्रेजेंट डे में अगर देखेंगे तो HYV सीड, हाई यील्डिंग वैरायटी का सीड जिसमें जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया हुआ है, ऐसा सीड है जो डिजीज रेजिस्टेंट है, ऐसा सीड है जो डिफरेंट टाइप का क्लाइमेटिक कंडीशन में वो ग्रो कर सकते हैं, ऐसा सीड है वो ज़्यादा प्रोडक्शन देते हैं। दैट मीन्स है जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड वगैरह है, HYV सीड है। और इस तरह से आपका एग्रीकल्चर में हम डिफरेंट टाइप का मॉडर्न मशीनरीज वगैरह का यूज़ करते, तो जितना टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा उतना ही आपका एग्रीकल्चर भी सक्सेसफुल रहेगा। इसी तरह से लेबर चाहिए एग्रीकल्चर के लिए, तो लेबर जहाँ पर अवेलेबल होगा एग्रीकल्चर पॉसिबल होगा। दैट मीन्स ये सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर जो है तो ये भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते एग्रीकल्चर कल्टीवेशन के लिए। दैट मीन्स फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर या तो कंट्रोलिंग एग्रीकल्चर में वही हो गया आपका क्लाइमेट हुआ, रिलीफ फीचर हुआ, सोइल हुआ, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स हुआ। और इसी तरह से अभी प्रेजेंट में SRI मेथड बोल करके आपका छोटा सा बॉक्स में दिया होगा पैडी कल्टीवेशन के लिए, दैट मीन्स राइस कल्टीवेशन के लिए। SRI दैट मीन्स श्री मेथड भी कहते हैं इसको। दैट मीन्स ये कोई एक नया टेक्नोलॉजिकल चेंजेस नहीं है। दैट मीन्स जो धान का जो खेती किया जाता है इसी में कुछ एक आपका नया तरीका है, ये मेथड अलग है, खेती करने का मेथड अलग है, जिसके कारण यहाँ पर आपका प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है और जो वाटर का रिक्वायरमेंट जो होता है वो भी कम होता है। तो इस तरह से प्रोडक्शन को बढ़ाया जाता है। तो ये कोई एक नया टेक्निक नहीं है, तो इस पर अलग सा वीडियो बनाना का तो कोई ज़रूरत नहीं लगता है हमको, कोई ज़रूरत पड़ी तो बता देना। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग यू ऑल। टुडे वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग बोलिए या तो एग्रीकल्चर, दोनों में ऐसा डिफरेंस नहीं है। किसी बुक में टाइप्स ऑफ फार्मिंग बोल के लिखा होगा, किसी बुक में आपका टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर बोल के लिखा होगा, तो दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है। टाइप्स ऑफ फार्मिंग बोले या तो टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर बोले तो आंसर सेम ही रहेगा। हाँ, डिफरेंस तो है। जनरली अगर आप हायर स्टडी करेंगे तो फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर में कुछ डिफरेंस तो है, तो वो डिफरेंस आपको जानना जरूरी तो नहीं है, फिर भी आप अगर जानना चाहते हैं तो डिफरेंस इतना ही है। एग्रीकल्चर एक ब्रॉडर कंसेप्ट है, फार्मिंग एक नैरो कंसेप्ट है एग्रीकल्चर का कंपैरिजन में। जैसे कि आप साइंस बोलते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और जितना भी मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट वो टोटल साइंस में आ गया। अब सिर्फ आप फिजिक्स बोलते हैं तो वो भी एक साइंस का पार्ट है, बायोलॉजी बोलते हैं वो भी साइंस का एक पार्ट है। दैट मीन्स फार्मिंग एक एग्रीकल्चर का पार्ट है और एग्रीकल्चर इसीलिए एक ब्रॉडर कंसेप्ट है। दैट मीन्स जब भी हम एग्रीकल्चर कहते हैं तो एग्रीकल्चर में आपका डिफरेंट रिसर्च वगैरह भी आ जाता है। कहीं आपको जो फसल होगा उसमें कीड़ा लग जाता है, कहीं फसल अच्छा नहीं हो पाता है तो क्यों नहीं हो पाता है, क्यों कीड़े लगते हैं, और इस तरह से इस पर रिसर्च वगैरह होता है। और इसी तरह से आपका जेनेटिक
मॉडिफिकेशन करके सीड का प्रोडक्शन होता है, HYB सीड वगैरह का। तो ये टोटली रिसर्च भी एग्रीकल्चर का पार्ट है, इसीलिए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर्स वगैरह भी है। और फार्मिंग जब हम कहते हैं तो फार्मिंग सिंपल सा आपका यहाँ पर इतना ही होता है, खेती करना या तो पशुपालन करना, ये फार्मिंग है। इसमें रिसर्च का पार्ट जनरली नहीं है, बट एग्रीकल्चर में है। ये तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ फार्मिंग बोलकर के आपको क्वेश्चन दे, क्लास 8 में हो, क्लास 10 में हो, या तो टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर बोल करके दे, दोनों में आपका यहाँ पर आंसर सेम रहेगा। ये क्लास 8 के लिए भी है, क्लास 10 के लिए भी है। ओके, सो फर्स्ट टाइप्स ऑफ फार्मिंग या तो टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर जो आपका सुविधा वो है। फर्स्ट प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, नंबर 2 इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, नंबर 3 कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग का ही कुछ पार्ट है, जैसे कि कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग, प्लांटेशन फार्मिंग। और इसी तरह से 4 नंबर में ऑर्गेनिक फार्मिंग, 5 नंबर कोऑपरेटिव फार्मिंग, 6 नंबर डेयरी फार्मिंग। दैट मीन्स इस तरह से टोटल आपका टाइप्स ऑफ फार्मिंग को हम लोग 6 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। और ऐसे ही आप क्लास 10 का बात करेंगे, क्लास 10 में जनरली हम लोग का फोकस रहता है सिर्फ 3 टाइप्स ऑफ फार्मिंग में, सिर्फ 3 टाइप्स ही दिखाते हैं, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। और जब हम क्लास 8 का बात करेंगे तो कमर्शियल का भी कुछ पार्ट यहाँ पर ऐड कर दिया है, जैसे कमर्शियल में कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग, प्लांटेशन फार्मिंग बोल करके। और इसके बाद फिर यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग, कोऑपरेटिव फार्मिंग और डेयरी फार्मिंग, ये अलग से ये आपका टाइप में ऐड कर दिया है। तो टोटल यहाँ पर टाइप्स ऑफ फार्मिंग 6 हो गए आपका बुक का अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे 1 बाय 1। फर्स्ट था प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो होता है, तो ये नाम यहाँ पर प्रिमिटिव इसीलिए क्योंकि यहाँ पर मेथड ऑफ कल्टीवेशन जो है प्रिमिटिव है। दैट मीन्स ये पुराना ज़माना में जैसे खेती किया जाता था उसी तरह से यहाँ पर खेती किया जाता है। दैट मीन्स प्रिमिटिव मेथड होता है इसका, कल्टीवेशन का जो तरीका जो होता है प्रिमिटिव रहता है, पौराणिक रहता है। और प्रिमिटिव मेथड कैसे रहता है, ये कहने का मतलब यही है कि इसमें जो टूल्स जो यूज़ करते हैं वो प्रिमिटिव टूल्स रहता है, जैसे कि होए, दाव, डिगिंग स्टिक, सीकल एसेट्रा। ये आपका प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो होता है इसका मेथड ऑफ कल्टीवेशन प्रिमिटिव है। और मेथड ऑफ कल्टीवेशन प्रिमिटिव इसीलिए है क्योंकि प्रिमिटिव टूल्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि होए, दाव, डिगिंग स्टिक का। और ये टोटली डिपेंड करता है, ये कल्टीवेशन, ये फार्मिंग टोटली डिपेंड करता है नेचुरल फर्टिलिटी पर। दैट मीन्स केमिकल फर्टिलाइजर जैसे कि यूरिया, DAP और बहुत सारा नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर है अभी मार्केट में, तो उसका यूज़ ये नहीं करते हैं। टोटली सोइल में जो मिनरल्स है, सोइल में जो न्यूट्रिएंट्स है उसी का यूज़ करते हैं। एडिशनल यूरिया, DAP दैट मीन्स केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ यहाँ नहीं होता है। और इसी तरह से 4th नंबर डिपेंड्स ऑन नेचुरल रेनफॉल। दैट मीन्स यहाँ पर आपका इरिगेशन का फैसिलिटी नहीं रहता है, नेचुरल रेनफॉल दैट मीन्स यहाँ पर मानसून पर डिपेंड करता है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। और प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का नाम प्रिमिटिव इसलिए हुआ क्योंकि मेथड ऑफ कल्टीवेशन ही प्रिमिटिव है। और ये सब्सिस्टेंस का मतलब अगर आपको जानना है, सब्सिस्टेंस वर्ड भी क्यों लगा है, सब्सिस्टेंस का एक्चुअल मतलब होता है जस्ट टू अर्न लिविंग। दैट मीन्स जीविका आर्जन करने मात्र, इसका हिंदी होता है जस्ट टू अर्न लिविंग, अर्थात जीविका आर्जन करने मात्र। कहने का मतलब प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में प्रोडक्शन जो होता है बहुत कम होता है, अर्थात प्रोडक्शन उतना ही होता है जितना कि प्रोड्यूसर का जीविका चल जाए। दैट मीन्स एक प्रोड्यूसर को साल भर खाने के लिए जो अनाज का जो रिक्वायरमेंट जो होगा उतना प्रोडक्शन ये लोग कर पाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। दैट मीन्स सरप्लस प्रोडक्शन नहीं होता है ताकि ये लोग मार्केट में बिक्री कर पाए।
तो इसीलिए इसका नाम सबसिस्टेंस रहा। दैट मीन्स प्रोडक्शन लो होता है और जितना प्रोडक्शन होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूसर का कंजम्पशन नीड का ही फुलफिल कर पाता है। दैट मीन्स खाने के लिए जितना रिक्वायरमेंट है अनाज का उतना ही उत्पादन हो पाता है, ज़्यादा नहीं। ओके, अब प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग का अगर आपको एग्जाम्पल पूछे तो 2 एग्जाम्पल्स है। नंबर 1 अर्थात ए नोमैडिक हॉर्डिंग है और बी शिफ्टिंग कल्टीवेशन। नोमैडिक हॉर्डिंग एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन ये दोनों ही प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग का एग्जाम्पल्स हैं। सो फर्स्ट, नोमैडिक हॉर्डिंग क्या होता है? नोमैडिक हॉर्डिंग, नोमैडिक का मतलब होता है जनरली घुमक्कड़ लोग जिनका एक परमानेंट प्लेस नहीं होगा रहने के लिए, वो मूव करते रहते होंगे प्लेस टू प्लेस। हॉर्ड मतलब यहाँ पर ग्रुप ऑफ एनिमल्स को कहते हैं और नोमैडिक हॉर्डिंग का मतलब when group of people along with group of animals move from one place to another in search of food. That means group of people with group of animals एक जगह से दूसरे जगह मूव करते और मूव क्यों करते हैं? फूड का सर्च करने के लिए। दैट मीन्स हम लोग जो खाते इसको फूड कहते हैं, एनिमल्स जो खाते जिसको चारा कहते उसको फूडर कहते। तो फूडर का सर्च में, घास का खोज में, दैट मीन्स यहाँ पर ग्रुप ऑफ पीपल अलोंग विद ग्रुप ऑफ एनिमल्स मूव करते रहते एक जगह से दूसरे जगह। और जनरली ये होता है सेमी एरिड एरियाज में। इंडिया में देखेंगे तो राजस्थान में है, जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर एरिया में जनरली देखोगे तो ठंडी का टाइम में वहाँ पर आपका स्नोफॉल होता है, बर्फ़ पड़ता है, इसीलिए वहाँ पर जो घास वगैरह जो होगा टोटली बर्फ़ से कवर हो जाते हैं। तो नोमैडिक पीपल जिनका पास आपका गोट होंगे, सीप होंगे, बुफैलो होंगे, तो अपना एनिमल्स को खिलाने के लिए कोई घास वहाँ पर नहीं रहता है, दैट मीन्स फूडर नहीं रहते हैं। तो उस समय वो लोग जनरली जम्मू कश्मीर से नीचे की तरफ आपका पंजाब होगा, इसी तरह से हरियाणा, राजस्थान का एरिया, मध्य प्रदेश एरिया, महाराष्ट्र एरिया, उस तरफ आते हैं। और जैसे फिर समर का टाइम होते फिर वहाँ का जो स्नो वगैरह जो होता है मेल्ट करने स्टार्ट होते, फिर घास सूखने लगते, फिर ये लोग ऊपर की तरफ चले जाते जम्मू कश्मीर एरिया में। दैट मीन्स नोमैडिक हॉर्डिंग में जनरली ग्रुप ऑफ पीपल अलोंग विद ग्रुप ऑफ एनिमल्स वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते रहते हैं। और मूव करने का मेन रीजन है इन सर्च ऑफ फूड, चारा का खोज में। ये नोमैडिक हॉर्डिंग है। तो प्रेजेंट का अगर बात करेंगे, प्रेजेंट में भी आपका लार्ज संख्या में एनिमल का रेयरिंग करते हैं लोग, किंतु इसमें जनरली होता है कि प्रोसेस फूड वगैरह आता है। बहुत बड़े बड़े आपका एनिमल फार्म वगैरह लोग चलाते हैं अभी भी, उसमें काऊ होगा, बुफेलो का होगा, गोट का होगा, सीप का होगा। किंतु यहाँ पर आपका टोटली प्रोसेस फूड आता है, पैकेट में फूड आता है, तो इन लोगों को एक जगह से दूसरे जगह जाने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। किंतु नोमैडिक हॉर्डिंग में तो लोग मूव कर रहे हैं, ये लोग का तो कोई परमानेंट प्लेस है ही नहीं। तो ये जो नोमैडिक हॉर्डिंग जो है तो जनरली होता ही था पास्ट में, अभी भी होता है कुछ एरिया में, जैसे कि बोले राजस्थान में, जम्मू कश्मीर में। तो किंतु ये पास्ट में तो ज़्यादा होता ही था। दैट मीन्स ये नोमैडिक हॉर्डिंग एक्चुअली देखा जाए तो ये प्रिमिटिव टाइप का ही एक मेथड है। तो इसीलिए ये प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग का एग्जाम्पल में आता है नोमैडिक हॉर्डिंग, क्योंकि ये मॉडर्न कंसेप्ट तो है ही नहीं। दूसरा है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का डिफरेंट नेम से, जैसे कि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। स्लैश का मतलब कटना, बर्न का मतलब जलाना होता है। इसी तरह से इसको झूमिंग भी कहते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, असम, मेघालय एरिया में इसको झूमिंग भी कहते हैं। मिल्पा कहते हैं मेक्सिको में, लादांग कहते हैं इंडोनेशिया में। दैट मीन्स शिफ्टिंग कल्टीवेशन वर्ल्ड का डिफरेंट पार्ट्स में अभी भी प्रैक्टिस किया जाता है और इसका अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम है। जो भी हो, शिफ्टिंग कल्टीवेशन में होता क्या है, फॉरेस्ट कवर इज क्लियर। दैट मीन्स जो जंगल होगा उसको क्लियर अर्थात इसको कटा जाता है, एंड बर्न और कटने के बाद उसको जलाया जाता है, एंड ऑन द रिमेनिंग एश और जलाने के बाद जो राख वहाँ पर रह जाता है उसी पर ये लोग खेती करते हैं। और खेती जनरली 2 to 3 years उस ज़मीन पर खेती करते हैं, और 2 to 3 years खेती वहाँ पर करने के बाद फिर वो लोग शिफ्ट करते हैं। दैट मीन्स उस ज़मीन को वो लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं और दूसरे जगह शिफ्ट करते हैं।
और सेम प्रोसेस रिपीट होते, दैट मीन्स फॉरेस्ट कवर को क्लियर करते हैं, दैट मीन्स कटते हैं, उसके बाद जलाते हैं, उसके बाद जो राख बच जाता है उसी जमीन पर ये लोग खेती करते, और यहाँ पर जो राख जो है जनरली एक मैन्योर की तरह भी काम करता है। दूसरा पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, दैट मीन्स कीड़ा वगैरह मारने का काम में भी आता है ये राख। और यहाँ पर आपका 2 to 3 ईयर्स ही एक जगह पर खेती होने का कारण यही है क्योंकि ये लोग कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ नहीं कर रहे, तो टोटली डिपेंडेंट है सोयल का नेचुरल फर्टिलिटी पर। तो 2 या 3 साल कंटिन्यूस खेती करने के बाद जो सोयल का जो फर्टिलिटी जो है, जो न्यूट्रिएंट्स जो है प्लांट ने कंज्यूम कर लिए, अब सोयल में न्यूट्रिएंट्स का कमी होता है, इसलिए वहाँ पर प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। इसलिए सोयल का न्यूट्रिएंट्स को नेचुरली रिचार्ज होने के लिए देना होगा, इसलिए लोग उस ज़मीन को 2 या 3 साल खेती करने के बाद छोड़ते हैं, दैट इज शिफ्ट करते हैं दूसरे जगह में, इसीलिए इसका नाम भी आपका शिफ्टिंग कल्टिवेशन। अब ये इंडिया का बहुत कम ही जगह पर होता है और वर्ल्ड में भी देखेंगे अभी तो सेटल्ड कल्टीवेशन होता है, शिफ्टिंग नहीं। दैट मीन्स परमानेंट जगह पर लोग खेती करते क्योंकि उतना ज़मीन है नहीं कि शिफ्टिंग करते रहे। फिर भी कुछ एरिया में शिफ्टिंग कल्टीवेशन हो ही रहा है इंडिया का, जनरली नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन ये मॉडर्न का कंसेप्ट है ही नहीं, ये उस समय ज़्यादातर होता था जब पॉपुलेशन कम था, प्रिमिटिव टाइम था, लोगों के पास ज़मीन ज़्यादा था, तो इसीलिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी ये एक प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का ही आपका एग्जाम्पल है। ओके, दैट मीन्स हम लोगों ने टाइप्स ऑफ फार्मिंग में प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग पढ़े। और नंबर 2 टाइप्स ऑफ फार्मिंग में आता है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में फर्स्ट पॉइंट ही वही है, इट इज़ प्रैक्टिस्ड इन डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, जहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहता होगा। इस तरह का एरिया में जो खेती किया जाता है जनरली इसी को कहते हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। और इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो होगा इसमें HYV सीड का भी यूज़ होते हैं। HYV मीन्स हाई यील्डिंग वेराइटी, YIELDING, हाई यील्डिंग वेराइटी मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन देने वाला वेराइटी का सीड। दैट मीन्स जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड, ऐसा सीड, ऐसा बीज जिसका जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया गया, उसका जीन में मॉडिफाई करके वो सीड में इस तरह का क्वालिटी डाला गया है कि वो ज़्यादा प्रोडक्शन दे सके, डिजीज रेजिस्टेंट हो, डिफरेंट टाइप का क्लाइमेट में भी सर्वाइव कर सके, इस तरह का सीड होता है HYV सीड, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड, ज़्यादा प्रोडक्शन देने वाले सीड। और मॉडर्न टूल्स का भी यूज़ करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर का भी यूज़ होता है, और इरिगेशन फैसिलिटी भी वहाँ पर अच्छे ढंग से प्रोवाइड किया हुआ रहता है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में। अब यहाँ पर इसका नाम इंटेंसिव क्यों रहा, तो इसके लिए रीजन यही है कि देयर इज एक्सेसिव प्रेशर ऑफ प्रोडक्शन ऑन लैंड, सो इट इज़ इंटेंसिव। इंटेंसिव का मतलब होता है एक्सेसिव प्रेशर, ज़्यादा प्रेशर रहना ज़मीन पर। सो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जनरली ये प्रैक्टिस किया जाता है आपका हाईली पॉपुलेटेड एरिया में। सो हाईली पॉपुलेटेड एरिया में जो लैंड होल्डिंग होता है वो थोड़ा आपका बढ़ जाता है। दैट मीन्स लोगों के पास स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड होता है क्योंकि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड है, तो स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड से प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ता है क्योंकि पॉपुलेशन वहाँ ज़्यादा है। तो पॉपुलेशन ज़्यादा है तो प्रोडक्शन छोटा ज़मीन से ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ता है। तो ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए लोग HYV सीड का भी यूज़ कर रहा है, मॉडर्न टूल्स का भी यूज़ कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर का भी यूज़ कर रहे हैं, इरिगेशन फैसिलिटी भी है। ये सारा चीज़ प्रोवाइड करने के बावजूद भी यहाँ पर प्रोडक्शन भी बढ़ता ही है। प्रोडक्शन आपका जो प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग का कंपैरिजन में ये उतना ही एरिया से अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ प्रोडक्शन तो ज़्यादा होता है किंतु यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसीलिए जितना भी प्रोडक्शन यहाँ पर करे ये जेनरली उन लोगों का, प्रोड्यूसर्स का जो कंजम्पशन नीड जो होता है उसको ही फुलफिल करने में ही ये आपका सीमित रह जाता है। दैट मीन्स यहाँ पर सरप्लस प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, सेल करने के लिए नहीं हो पाता है। जितना प्रोडक्शन होता है
उतना ही हो पाता है कि जितना कि इन लोगों का कंजम्पशन नीड को फुलफिल हो पाए, इसीलिए ये आपका सब्सिस्टेंस भी रह गया। दैट मीन्स इसको इंटेंसिव कहने का मतलब इतना हुआ कि जमीन पर एक्सेसिव प्रेशर रहा। क्यों जमीन पर एक्सेसिव प्रेशर रहा? इसका रीजन यहाँ है कि आपका जमीन यहाँ पर छोटा है, स्मॉल प्लॉट है, तो स्मॉल प्लॉट से ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा तो जमीन पर प्रेशर तो रहेगा ही। दैट मीन्स राउंड द ईयर वहाँ पर कल्टीवेशन होगा, डिफरेंट टाइप का आपका HYB सीड, केमिकल फर्टिलाइजर, ये सारा चीज़ मेथड वगैरह वहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे, तो ज़मीन पर प्रोडक्शन का प्रेशर ज़्यादा रहता है, इसीलिए ये इंटेंसिव हुआ। और सब्सिस्टेंस इसीलिए हुआ क्योंकि जितना भी हम लोग मॉडर्न टूल्स यूज़ करें, केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करें, इरिगेशन फैसिलिटी यूज़ करें, HYB सीड यूज़ करें, पॉपुलेशन ज़्यादा है, प्रोडक्शन बढ़ाने से क्या होगा? पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसीलिए जितना भी प्रोडक्शन कराओ उससे सिर्फ कंजम्पशन का नीड ही फुलफिल हो पाएगा, इसीलिए ये सब्सिस्टेंस हुआ। दैट मीन्स इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग हुआ। इसके बाद थर्ड है आपका थर्ड टाइप ऑफ फार्मिंग, दैट इज कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल नाम से ही ये हम लोगों को इंडिकेट करते हैं, कमर्शियल फार्मिंग का मेन पर्पस ही है कमर्शियल। दैट मीन्स इसमें प्रोडक्शन का मेन एम है टू सेल इन द मार्केट। दैट मीन्स मार्केट में सेल करना, जो भी प्रोडक्शन कर रहे इसका मेन एम है मार्केट में सेल करना। अगर आप प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस और इंटेंसिव सब्सिस्टेंस का बात करेंगे, दोनों का साथ सब्सिस्टेंस जुड़ा हुआ था। दैट मीन्स प्रोडक्शन का एम वहाँ पर था जस्ट टू मीट कंजम्पशन नीड, जो खाने के लिए लोग का जो रिक्वायरमेंट है उसका फुलफिल करना। और कमर्शियल फार्मिंग में इसका एम आपका कंजम्पशन नीड को फुलफिल करना नहीं, इसका है कमर्शियल पर्पस है, इसका एम है टू सेल इन द मार्केट। दैट मीन्स मार्केट में सेल करना प्रोडक्शन का। तो मार्केट में सेल करना होगा तो प्रोडक्शन इज प्रैक्टिस इन लार्ज एरिया, एक लार्ज एरिया में प्रोडक्शन होता है। मॉडर्न टूल्स का यूज़ होगा ही, HYB सीड का यूज़ होगा ही, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ होगा ही, इरिगेशन फैसिलिटी का यूज़ होगा ही, और इसी तरह से लार्ज एरिया में प्रोडक्शन करते हैं। और ज़्यादातर इस पर जो काम होता है कमर्शियल फार्मिंग में मशीन का द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये कमर्शियल फार्मिंग हुआ। ओके, अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग पर एक बार थोरो जस्ट रिवीजन। टाइप्स ऑफ फार्मिंग या तो टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर में प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग का भी टाइप है, वो उसका बारे में हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे बाद में। इसी तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग, कोऑपरेटिव फार्मिंग और डेयरी फार्मिंग, टोटल मिला करके 6 टाइप का फार्मिंग है। तो यहाँ पर प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग, तीनों में हम लोग थोड़ा सा थोरो रिवीजन देखते हैं। तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, दोनों का साथ सब्सिस्टेंस वर्ड जुड़ा हुआ है। सब्सिस्टेंस का मतलब होता है जस्ट टू अर्न लिविंग, दैट मीन्स जीविका चलाने मात्रा। दैट मीन्स चाहे प्रिमिटिव का सब्सिस्टेंस हो चाहे इंटेंसिव का सब्सिस्टेंस हो, प्रोडक्शन वहाँ लो होगा, प्रोडक्शन लो होगा अर्थात प्रोडक्शन उतना ही होगा जितना कि प्रोड्यूसर के लिए कंजम्पशन का नीड को फुलफिल हुआ। दैट मीन्स प्रोड्यूसर के लिए जो जितना अनाज का ज़रूरत है खाने के लिए उतना प्रोडक्शन वहाँ पर होता है, उससे ज़्यादा नहीं, सरप्लस प्रोडक्शन वहाँ पर जनरली नहीं होता है। और कमर्शियल फार्मिंग जो होता है इसका मेन पर्पस ये टू सेल इन द मार्केट, तो प्रोडक्शन यहाँ पर ज़्यादा होता है। दैट मीन्स सरप्लस प्रोडक्शन यहाँ पर होता है। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, दोनों में सरप्लस प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। कमर्शियल फार्मिंग में सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है ताकि मार्केट में सेल कर सके। अब यहाँ पर ऐसा आप लोग को लगता होगा प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, दोनों में ये बोल दिए कि प्रोडक्शन लो हो रहा है और कमर्शियल फार्मिंग में प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग और इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में डिफरेंस नहीं लग रहा होगा, तो डिफरेंस है। अगर आप देखोगे तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में सब्सिस्टेंस फार्मिंग, सब्सिस्टेंस फार्मिंग दोनों कॉमन है और डिफरेंस है तो एक का साथ प्रिमिटिव जुड़ा है, एक का साथ इंटेंसिव जुड़ा हुआ है। तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग इसीलिए प्रिमिटिव है क्योंकि मेथड ऑफ कल्टीवेशन प्रिमिटिव है। सब्सिस्टेंस इसीलिए है क्योंकि प्रोडक्शन लो है। प्रिमिटिव मेथड से खेती करेंगे तो प्रोडक्शन तो लो होगा। दैट मीन्स प्रोडक्शन उतना ही है जितना कि कंजम्पशन का नीड फुलफिल हुआ, इसीलिए सब्सिस्टेंस भी हुआ।
इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में इंटेंसिव इसीलिए हुआ क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, तो लैंड पर प्रोडक्शन का प्रेशर ज़्यादा है, तो इसीलिए इंटेंसिव हुआ। और सब्सिस्टेंस इतना इसीलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर आपका प्रोडक्शन जो है छोटा ज़मीन से जितना भी ज़्यादा प्रोडक्शन करने की कोशिश की करे मॉडर्न टूल्स वगैरह जो भी यूज़ करके, तो छोटा ज़मीन से जितना भी प्रोडक्शन करेंगे, जितना भी ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, वो पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण लोगों का कंजम्पशन नीड को ही फुलफिल कर पाएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, इसीलिए सब्सिस्टेंस हुआ। और कमर्शियल फार्मिंग ये होता ही है लार्ज एरिया में, तो यहाँ पर प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, इसका पर्पस ही है टू सेल इन द मार्केट, इसीलिए कमर्शियल फार्मिंग। और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग कमर्शियल फार्मिंग का टाइप के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग, कोऑपरेटिव फार्मिंग और डेयरी फार्मिंग के बारे में। गुड मॉर्निंग यू ऑल, टुडे वी विल डिस्कस कमर्शियल फार्मिंग, इट्स टाइप्स। कमर्शियल फार्मिंग के बारे में हम लोग पढ़ चुके, आज हम लोग पढ़ेंगे कमर्शियल फार्मिंग का टाइप के बारे में। कमर्शियल फार्मिंग जनरली हम लोग 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड कर सकते हैं। ए कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, बी मिक्स फार्मिंग, सी प्लांटेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, ग्रेन का मतलब होता है अनाज अर्थात दाना, जैसे कि व्हीट का, दैट मीन्स गेहूं का दाना हो, राइस का दाना हो, इसको कहते ग्रेन या तो अनाज। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, इसमें जनरली ग्रेन्स लाइक, दैट मीन्स अनाज जैसे कि व्हीट, मेज, पेडी, ये ग्रो किया जाता है, और इसका जो ग्रो होता है एक लार्ज स्केल में किया जाता है। तो डेफिनेटली लार्ज स्केल में कमर्शियल ग्रेन का ग्रो किया जाता है, दैट मीन्स व्हीट का ग्रो किया जाता है, मेज का ग्रो किया जाता है, पेडी का ग्रो किया जाता है लार्ज स्केल में। तो इसका जो मेन पर्पस जो होगा, जो मकसद जो होगा, वो कमर्शियल ही होगा। दैट मीन्स जो खेती कर रहा है इसका, ये मार्केट में सेल करने के लिए कर रहा है, दैट मीन्स कमर्शियल पर्पस रहेगा इसका। और इंडिया में अगर हम कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग का बात करेंगे, ये ज़्यादातर पंजाब और हरियाणा एरिया में ये कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इंडिया में किया जाता है। और वर्ल्ड का अगर बात करेंगे हम लोग, या इंडिया का भी बात करेंगे, जनरली कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग जो होगा ये प्रैक्टिस किया जाता है स्पेर्सली पॉपुलेटेड एरिया में। ये स्पेर्स हो गया, दैट मीन्स स्पेशली नहीं है, स्पेर्सली हो गया, दैट मीन्स स्पेर्स कहने का मतलब जहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी कम होगा, स्पेर्स होंगे, ऐसा एरिया में आपका कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग ग्रो किया जाता है। दैट मीन्स जहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी कम होगा, अर्थात ऐसा एरिया में कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग बहुत लार्ज एरिया में, दैट मीन्स हंड्रेड्स ऑफ हेक्टर्स जो एरिया होगा, ऐसा एरिया में ये खेती किया जाता है, और पूरी तरह से ये मैकेनाइज्ड होगा। दैट मीन्स यहाँ पर मैन्युअल लेबर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, ज़्यादातर काम यहाँ पर मशीन का द्वारा किया जाता है, दैट मीन्स ये फुल्ली मैकेनाइज्ड होगा। और ये वर्ल्ड का अगर हम बात करेंगे, जनरली ये टेम्परेट ग्रासलैंड एरियाज जैसे कि नॉर्थ अमेरिका, रशिया, अर्जेंटीना में कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। ओके, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग का दूसरा टाइप हो गया या तो कैटेगरी हो गया मिक्स फार्मिंग। मिक्स, इसका नाम से ही हम लोगों को मालूम पड़ जाता है फार्मिंग यहाँ पर क्या है, मिक्स है। कहने का मतलब इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग में क्या होता है, द सेम फार्मलैंड, एक ही फार्मलैंड में हम लोग फूड क्रॉप का भी ग्रो करते हैं और फूडर क्रॉप का भी ग्रो करते हैं, और यहाँ पर हम लोग साथ साथ एनिमल रियरिंग भी करते हैं। दैट मीन्स फूड क्रॉप कहने का मतलब ऐसा क्रॉप जो हम लोग खाते हैं, और फूडर कहने का मतलब ऐसा क्रॉप जो एनिमल्स खाते हैं, दैट मीन्स चारा।
और इसी तरह से एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन भी होता है, दैट मीन्स पशुपालन भी होता है। इसीलिए इस फार्मिंग का नाम हो गया मिक्स। नंबर 1 वहाँ पर फूड क्रॉप भी है, नंबर 2 फूड क्रॉप भी है, और नंबर 3 एनिमल रियरिंग भी होता है, दैट मीन्स पशुपालन भी हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर आपका इसी को कह रहा है मिक्स फार्मिंग। इसी तरह से मिक्स फार्मिंग में अगर देखेंगे तो इसको मिक्स फार्मिंग कहने का दूसरा रीजन ये भी होता है, फार्मर्स ग्रो सीरियल्स। सीरियल्स का मतलब यही होता है आपका अनाज, जैसे कि गेहूं हो गया, धान हो गया, ठीक है, इसका खेती भी किया जाता है। साथ साथ वेजिटेबल्स भी वहाँ पर करते हैं, वेजिटेबल्स का खेती, दैट मीन्स साग सब्जी का भी, दैट मीन्स इसीलिए भी इसको मिक्स फार्मिंग कहते हैं। और थर्ड इसको मिक्स फार्मिंग कहने का और भी रीजन ये है, एनिमल्स आर ऑल्सो रियर्ड। यहाँ पर जो पशुपालन जो करते हैं ये दोनों ही पर्पस के लिए, जैसे कि मिल्क के लिए भी और मीट के लिए भी, इसलिए भी ये मिक्स फार्मिंग हुआ। दैट मीन्स मिक्स फार्मिंग में फूड क्रॉप प्लस एनिमल्स का भी वहाँ पर डोमेस्टिकेशन होता है। इसी तरह से फार्मर यहाँ पर सीरियल क्रॉप का भी ग्रो करते हैं, अनाज का भी, दैट मीन्स, और साथ साथ वेजिटेबल्स साग सब्जी का भी ग्रो करते हैं। इसी तरह से एनिमल जो रियर करते हैं ये भी दोनों पर्पस के लिए करते हैं, मिल्क के लिए भी, मीट के लिए भी। और मिक्स फार्मिंग का अगर बात करेंगे, जनरली इंडिया में ओडिशा और केरला में ये ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं। और वर्ल्ड का बात करेंगे, यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, अर्जेंटीना है, और भी कंट्रीज से। और कमर्शियल फार्मिंग का ही थॉट, ये उसी का टाइप जो है प्लांटेशन। तो प्लांटेशन क्या है, इसका डेफिनेशन देखते हैं। ग्रोइंग सिंगल टाइप ऑफ क्रॉप इन अ लार्ज एरिया। सिंगल टाइप ऑफ क्रॉप, दैट मीन्स एक ही टाइप का क्रॉप का ग्रो करना लार्ज एरिया में, ये आपका प्लांटेशन है। किंतु यहाँ इसका डेफिनेशन यहाँ खत्म नहीं होता है। सिंगल टाइप ऑफ क्रॉप का अगर बात करेंगे, इंडिया में अगर हम लोग देखेंगे धान का खेती, तो सिंगल टाइप का क्रॉप, दैट मीन्स धान ही धान पूरा एक लार्ज एरिया में ग्रो कर रहे, तो आप लोग ऐसे सोचते होंगे कि वो भी एक प्लांटेशन हुआ। गेहूं का भी खेती होता है लार्ज एरिया में, तो सिंगल टाइप ऑफ क्रॉप हो गया। गेहूं का एक लार्ज एरिया में खेती कर रहे, तो इसको भी प्लांटेशन कहेंगे। तो ऐसा नहीं है, प्लांटेशन का मतलब जनरली प्लांटेशन में ट्रीज का यहाँ पर ग्रो किया जाता है। ट्रीज जैसे कि कॉटन हुआ, जूट हुआ, शुगर कैन हुआ, रबर हुआ, टी हुआ, कॉफ़ी हुआ, ये सभी ट्री है, ठीक है। और प्लांटेशन क्रॉप के बारे में अगर हम देखेंगे, इट हैज़ इंटरफेस ऑफ बोथ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। प्लांटेशन क्रॉप ऐसा क्रॉप है, ऐसा ट्री से जिसका रिलेशन एग्रीकल्चर का साथ भी है, जिसका रिलेशन इंडस्ट्री का साथ भी है। जैसे कि कॉटन का बात करेंगे, कॉटन प्लांट ये ग्रो किया जाता है लैंड पर ही, जमीन पर ही, दैट मीन्स एग्रीकल्चर से इसका रिलेशन तो है ही। और जब तक इस पर इंडस्ट्रियल प्रोसेस नहीं होगा, तब तक कॉटन से हम कॉटन का क्लोथ नहीं बना पाएंगे। दैट मीन्स इसका रिलेशन इंडस्ट्री का साथ भी है, इसका रिलेशन एग्रीकल्चर का साथ भी है। इसी तरह से जूट का भी बात करेंगे, जूट प्लांट ग्रो होता है लैंड पर, जमीन पर, एग्रीकल्चर है ही। और इस पर हम लोग जब तक जूट मिल में ले करके इस पर प्रोसेस नहीं करेंगे, तो जूट से हम जूट का फाइबर नहीं निकाल पाएंगे। तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस होना होगा, दैट मीन्स इसका रिलेशन इंडस्ट्री का साथ भी है। इसी तरह से शुगर कैन, इसका खेती किया जाता है जमीन पर ही, एग्रीकल्चर है ही। और शुगर कैन को जब प्रोसेस करते हैं शुगर मिल में, तो इससे शुगर बनता है, इससे आपका और भी डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे कि आपका मोलासेस हो गया, गुड़ हो गया, ठीक है। तो ये टोटली इंडस्ट्रियल प्रोसेस होने के बाद ही शुगर कैन से और डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनता है। दैट मीन्स इसका रिलेशन इंडस्ट्री का साथ भी है, इसका रिलेशन आपका इसी तरह से एग्रीकल्चर का साथ भी है। इसी तरह से रबर का हो, टी का हो, कॉफ़ी का हो, ये सभी
प्लांट जो है, ये सभी ट्रीज जो है, इसका रिलेशन इंडस्ट्री के साथ भी है, एग्रीकल्चर के साथ भी है। दैट मीन्स इट हैज़ इंटरफेस ऑफ बोथ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। यही है आपका प्लांटेशन। ओके, और प्लांटेशन जो है, इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ होते हैं, हार्वेस्टिंग को लेकर के हो, ग्रोइंग को लेकर के हो। इसी तरह से बड़ा बड़ा लेबोरेटरीज जो होगा वो भी वहाँ पर ज़रूरी है, क्योंकि प्लांटेशन में उसका क्वालिटी चेक करना होगा। कॉटन हो या तो टी हो, कॉफ़ी हो, उसका क्वालिटी चेक करना होगा। तो बहुत सारा प्रोसेस के लिए यहाँ लेबोरेटरीज का भी ज़रूरत पड़ता है प्लांटेशन में। और प्लांटेशन का बात करेंगे तो टी का अगर बात करेंगे, टी प्रोडक्शन और वेस्ट बंगाल में है तो दार्जिलिंग, आसाम में भी है। और इसी तरह से हम कॉफ़ी, रबर का बात करेंगे। ये कॉफ़ी एंड रबर दोनों ही केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु एरिया में है। ओके, प्लांटेशन कंप्लीट। और हम लोग नेक्स्ट टाइप का फार्मिंग का बात करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग नाम से ही हम लोग को मालूम पड़ता है ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब क्या होता है। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर वेयर केमिकल फर्टिलाइजर्स आर नॉट यूज्ड। ऑर्गेनिक फार्मिंग में केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ बिल्कुल नहीं होता है। तो केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ नहीं होता है, कहने का मतलब यहाँ पर फर्टिलाइजर का यूज़ ही नहीं होता है ऐसा नहीं है। यहाँ पर भी फर्टिलाइजर का यूज़ होता है, तो वो फर्टिलाइजर होता है जनरली ऑर्गेनिक ओरिजिन का, केमिकल ओरिजिन नहीं। जैसे कि कंपोस्ट मेन्योर का यूज़ होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में। कंपोस्ट मेन्योर कहने का मतलब होता है आपका, जैसे कि किचन में सब्जी वगैरह बनाने के बाद जो भी वेस्ट होगा उसको हम लोग डिकम्पोज कराएंगे। डिकम्पोज करने के बाद उसी को हम लोग खेती में यूज़ करेंगे। ठीक है, डिकम्पोज करने के बाद मेन्योर के रूप में वो कंपोस्ट मेन्योर हुआ। और इसी तरह से गाय बकरी जो होगा, जो घास खाते हैं, उसके बाद जो भी वेस्ट वगैरह जो होगा उसका, जो उसने नहीं खाए होंगे, उसको भी हम लोग सड़ाएंगे, डिकम्पोज कराएंगे। डिकम्पोज कराने के बाद हम लोग उसको एग्रीकल्चरल लैंड में यूज़ करेंगे। तो ये हो गया कंपोस्ट मैन्योर। दैट मीन्स ये कंपोस्ट मैन्योर हुआ। इसी तरह से ग्रीन मैन्योर, दैट मीन्स जहाँ पर खेती किया जाता है उस पर हम लोग घास वगैरह उगाएंगे। और इस टाइप का प्लांट हो जनरली जो लेगुमिनस हो, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करे, इस टाइप का प्लांट को हम ग्रो कराएंगे। और जैसे ही वो प्लांट बड़े हो जाते, ग्रास बड़े हो जाते हैं, तो हम वहाँ पर प्लॉइंग कराएंगे। दैट मीन्स ज़मीन को चाष कराएंगे और वो जो घास जो होगा उसको हम ज़मीन के अंदर ही गाड़ देंगे। इस तरह से वही जो घास होगा ये एक ऑर्गेनिक मैन्योर का रूप में काम करेगा ज़मीन में। इसी तरह से बोन मिल, बोन मिल कहने का मतलब जहाँ स्लॉटर हाउसेस वगैरह होंगे। दैट मीन्स जहाँ पर आपका एनिमल्स का मीट वगैरह, वहाँ पर एनिमल्स को मारा जाता होगा, काटा जाता होगा और मीट वगैरह मिलता होगा, तो वहाँ पर बहुत सारा वेस्ट होंगे एनिमल्स का, मीट का, या तो बोन्स वगैरह होंगे एनिमल्स का। तो इसी वेस्ट को हम लोग एग्रीकल्चरल लैंड में यूज़ करेंगे। अगर बोन्स वगैरह होंगे, बड़े बड़े हड्डी होंगे, तो उसको पीसेंगे, पीसने के बाद ज़मीन में यूज़ करेंगे। तो ये जनरली आपका एनिमल का जो बोन होगा, मीट होगा, इसमें ज़्यादातर कैल्शियम या तो फॉस्फोरस का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहता है। तो ये ज़मीन में प्लांट के लिए एक अच्छा न्यूट्रिएंट्स का काम करते हैं। दैट मीन्स ये बोन मील हुआ, ग्रीन मैन्योर होगा, इसी तरह से कंपोस्ट मैन्योर हुआ। ये सारा चीज़ यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में। और ऑर्गेनिक फार्मिंग का अगर बात करेंगे, ज़्यादातर अभी आपका वर्ल्ड में अगर नंबर 1 लीडिंग कंट्री है तो वो ऑस्ट्रेलिया है। और इंडिया में अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग का बात करेंगे तो कुछ साल पहले इंडिया में सिक्किम ने डिक्लेयर किया था टोटली एक ऑर्गेनिक स्टेट बोल करके। दैट मीन्स वहाँ पर केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ टोटली बैन किए थे कुछ साल पहले, और टोटली ऑर्गेनिक फार्मिंग के जरिए ये लोग वहाँ पर प्रोडक्शन कर रहे थे। ओके, 5th नंबर कोऑपरेटिव फार्मिंग। नाम से ही यहाँ पर हम लोग को मालूम पड़ता है
कोऑपरेटिव मतलब कोऑपरेट करके फार्मिंग करना, दैट मीन्स एक दूसरे से सहयोग करके फार्मिंग करना। कहने का मतलब कोऑपरेटिव फार्मिंग ये इस टाइप का फार्मिंग है या तो इस टाइप का एग्रीकल्चर है जिसमें जो फार्मिंग जो किया जाता है या तो खेती जो किया जाता है जॉइंटली किया जाता है, दैट मीन्स मिल करके करते हैं। इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि सबका अलग अलग जमीन होता है तो वो जमीन का जो अपना अपना बाउंड्री जो होता होगा उसको ही हम लोग पूरी तरह से खत्म कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। सबका अलग अलग से जमीन का बाउंड्री होगा ही, बट जो खेती यहाँ पर करते हैं लोग मिल करके करते हैं। दैट मीन्स कोई मशीन का जरूरत होगा, मशीन लाना होगा, फर्टिलाइजर का जरूरत होगा, फर्टिलाइजर खरीदना होगा। इसी तरह से आपका इरिगेशन का जरूरत होगा वहाँ पर, तो इरिगेशन के लिए मशीन वगैरह लाना होगा। तो जो भी होगा ये सब कोई मिल करके करते, कंबाइनली करते, ताकि यहाँ पर जो खर्चा जो आता है वो कम पड़ता है। अगर अकेले अकेले कोई भी मशीन को लाना होगा तो यहाँ पर खर्चा बढ़ जाता है। अगर जॉइंटली करेंगे उसी काम को सब मिल करके करेंगे तो उस केसेस में यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट जो होगा, जो खर्चा जो होगा वो कम पड़ता है। इसी तरह से जब प्रोडक्शन होता है, सेल भी करेंगे तो अकेले अकेले सेल करने के लिए जाएंगे तो शायद यहाँ पर वो थोड़ा महंगा पड़ जाएगा। आपको मार्केटिंग का बारे में पता नहीं रहेगा, कहाँ पर क्या प्राइस चल रहा है। तो जनरली कोऑपरेटिव फार्मिंग में ये सेल भी किया जाता है प्रोडक्ट्स को कोऑपरेटिव शॉप के जरिए। और कोऑपरेटिव फार्मिंग में आपको ज़्यादातर कोऑपरेटिव बैंक्स के जरिए लोन वगैरह भी मिलता है। इस तरह से कोऑपरेटिव फार्मिंग में यहाँ पर कोऑपरेट करके एक दूसरे से, दैट मीन्स जॉइंटली यहाँ पर खेती किया जाता है। और जब प्रोडक्शन जो होगा उसका जो प्रॉफिट जो होगा वो भी जितना लोगों का जो ज़मीन का जो साइज होगा उस अकॉर्डिंग वो लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके, और कोऑपरेटिव फार्मिंग है ज़्यादातर अगर सक्सेसफुल रहा है तो डेनमार्क में रहा है, ठीक है, और भी कंट्री से नीदरलैंड है, दैट मीन्स यूरोपियन कंट्रीज में ज़्यादातर कोऑपरेटिव फार्मिंग सक्सेसफुल है। और इंडिया का बात करेंगे तो कोऑपरेटिव फार्मिंग में ज़्यादातर महाराष्ट्र एरिया में शुगर कैन का जो वहाँ पर खेती करते हैं और शुगर मिल्स वगैरह भी वो लोग चला रहे हैं, वो ज़्यादातर सक्सेसफुल है कोऑपरेटिव फार्मिंग महाराष्ट्र एरिया में। लास्ट है डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग कहने का मतलब यहाँ पर होता है फार्म डिवोटेड चीफली टू द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, दैट मीन्स मिल्क का उत्पादन करना, ठीक है, और मिल्क प्रोडक्ट्स बनाना, जैसे कि बटर होगा, चीज़ होगा, एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा, ये डेयरी फार्मिंग हो गया। दैट मीन्स डेयरी फार्मिंग मीट के लिए नहीं है, डेयरी फार्मिंग मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, चीज़ एसेट्रा के लिए है। और इंडिया का बात करेंगे, इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिल्क का इन द वर्ल्ड, दैट मीन्स वर्ल्ड में ही इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिल्क प्रोडक्शन में। और जनरली कुछ डाटा यही हम लोगों को शो करते हैं कि वर्ल्ड में जितना भी मिल्क प्रोडक्शन होता है उसका 22% मिल्क प्रोडक्शन इंडिया में ही होता है। ओके, दिस मच परहैप्स चैप्टर इज कंप्लीटेड। थैंक यू।